अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है मिस अलीशा आलम शेख, जो वार्ड नंबर 10 बी से राबड़ी इलेक्शन लड़ रही हैं। आज इनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी सोच, प्रायोरिटीज और अप्रोच किस तरीके से ये राबड़ी को जीतने के बाद बदलने की कोशिश करेंगी। क्योंकि राबड़ी को आज वादों की नहीं बल्कि नई सोच और प्लानिंग की जरूरत है। ये समझने की कोशिश करेंगे कि अलीशा के पास किस तरह के प्लान्स हैं, यूथ से लेके सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके से वो अपनी सोच और प्लानिंग के जरिए फायदा पहुंचाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर राबड़ी को किस तरीके से बदलने की कोशिश करेंगी। इन्हीं सारे सवालों के साथ हम एक बार फिर मौजूद है इस राबड़ी के जन मंच पे। उम्मीद की तरफ से मैं नफीस खान स्वागत करते हैं मिस अलीशा आलम शेख का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो अलीशा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये पूरे इंटरव्यू को हम 5 सेक्शन में हम डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन जो है वो इस बारे में होगा कि राबड़ी का आपसे किस तरह का कनेक्शन रहा है, राबड़ी में आप कितने साल से रहे और राबड़ी के बारे में आप क्या सोचती हो। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारी जनता को खुद दें। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आई एम एडवोकेट अलीशा आलम शेख, contesting TMC election from Indian National Congress Party from प्रभाग 10 B। और आपकी निशानी क्या है? हैंड का सिंबल है पंजा। सो अलीशा, मेरा पहला सवाल ये है कि राबड़ी से आपका पर्सनल कनेक्शन कैसा रहा है? आप राबड़ी को किस तरीके से देखती हो? मेरा बचपना यहाँ गुजरा है। आई एम born and brought up in राबड़ी। ओके। तो मैं यहाँ की हर एक गलियों को जानती हूँ। मैं यहाँ की हर एक गलियों में खेली हूँ, पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। मेरा पूरा ड्रीम जो भी था वो सब राबड़ी से ही स्टार्ट हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मैं राबड़ी को राबड़ी के हर एक घर में, हर एक बच्चों में, हर एक यूथ में, सीनियर सिटीजन्स, फैमिलीज, वुमेन्स, सबको मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा फ्यूचर मिले, एक अच्छा डेवलपमेंट हो हमारी राबड़ी में। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इस बार इस सिलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए? बिकॉज आप नई हैं, आपकी एज भी माशाल्लाह अभी बहुत कम है। आपके सामने इस वार्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस और काफ़ी एजुकेटेड और भी लोग हैं, जैसे सिटिंग कॉर्पोरेटर एंड ऑल दैट। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे कंटेस्ट करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, मेरा चेहरा नया है यहाँ पर, बट मेरे फादर आलम इब्राहिम शेख, वो फ्रॉम मोर देन 25 ईयर्स एज ए सोशल वर्कर राबड़ी में राबड़ी की आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। सेकेंडली, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी इतने सालों से। एज यू सेड कि मैं बहुत यंग हूँ, जस्ट 23 ईयर्स एज है मेरी अभी। या मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी इतने साल से कि मैं आवाम के लिए यहाँ पे खड़ा उतरूँ। ठीक है, एज आई एम प्रोफेशनली एडवोकेट, एजुकेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसलिए उतरी हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर आवाम को देखी हूँ। मैं वो चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ और यहाँ पे मैंने और भी लोगों को देखी हूँ उस चीज़ से गुजरते हुए। बहुत सारे इश्यूज से, जैसे आपने बोले इश्यूज पे हम लेटर आएंगे, लेटर में तो आएंगे। बस इसलिए मैं आवाम की खिदमत करने के लिए, उनके साथ उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ पर उतरी। और मेरे फादर जो है वो पहले से 25 ईयर्स से ज़्यादा से ये इस चीज़ को अंजाम देते आ रहे हैं, आवाम की खिदमत करते आ रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे इश्यूज कई सालों से देखे हैं, जब से शायद आपने होश संभाला होगा। 2017 के बाद काफ़ी टाइम के बाद ये इलेक्शन आए हैं। हाँ। तो जो सिटिंग कॉर्पोरेटर रहे, जो पहले से जीत के आए, तो क्या आपने कभी सोचा कि इनके साथ बातचीत की जाए, कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जो राबड़ी के इश्यूज को सॉल्व किया जाए, रादर देन कि मैं खुद कंटेस्ट करूं और मैं खुद पावर में आके सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, उसको पहली हाईलाइट किया बात, वो जाए? रहते ही कहाँ है यहाँ पर, वो मिलते ही कहाँ है नॉर्मल पीपल से, आवाम ओके। से। 4 कॉर्पोरेटर्स है, सिटिंग कॉर्पोरेटर 4 है, चारों में से एक भी नहीं। रबर एंड स्टैम्प पता है आपको, वो सीन चल रहा है यहाँ पर। ओके। एक के पास जाओ, वो बोलेगा बॉस नहीं है, बॉस आ जाएंगे, कल आएंगे, बॉस से पूछे बिना हम कुछ नहीं करेंगे। यू ऑल आर 4 सिटिंग कॉर्पोरेटर्स ओवर हियर। हाँ, आप लोगों ने आवाम के लिए क्या किए? क्या किए? ये आवाम बेहतर जानती है कि उन्होंने क्या किए। कुछ नहीं किए। एक के पास जाओ, वो बोलेगा आ जाओ, कल आओ, बॉस आज नहीं है, बॉस कल नहीं है। बट तुम तीन तो है ना अवेलेबल, व्हाई कांट यू ऑल सॉल्व द पीपल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स? जैसा आपने कहा कि जो रबर और स्टैम्प का आपने एग्जांपल दिया, तो वो सिर्फ आपको ऐसा फील होता है या राबड़ी के बाकी लोगों को? बिकॉज राबड़ी में ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास लोगों की जनता है। Yes. क्या बाकी लोगों को भी यही प्रॉब्लम है जिस तरीके से आप डिस्क्राइब कर रही हो, या सिर्फ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है? नो,
लिसन, ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैं आवाम के लिए उतरी, मैंने जैसे आपको पहले भी बोली, मैं अपने खुद के लिए, खुद के फायदे के लिए इस चीज़ में, पॉलिटिक्स में, जैसे इलेक्शन में मैं उतरी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए उतरी हूँ, आवाम की खिदमत करने के लिए उतरी हूँ। और रही बात इश्यूज की, पीपल हैव केम टू अस, ओके, वो लोग आकर सामने से बोल रहे हैं, उस वजह से हम यहाँ पर आज सामने आए हुए कि आवाम के लिए हम लोगों को अब कुछ तो करना है, अभी चेंजेस चाहिए। रबर एंड स्टैम्प का जो एग्जाम्पल मैंने दिया, इट इज़ नॉट मेड बाय मी, इट इज़ मेड बाय द पीपल ऑफ राबोरी हु हैज़ गॉन थ्रू ऑल दैट। तो क्या आपने राबोड़ी के लोगों से बातचीत की है इस हाँ, बारे में? उनके इंटेंशंस क्या है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है यस। इस इलेक्शन को लेकर? तो ऐसा क्या था जिसने आपको मोटिवेट किया? मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थे आपके? कि मेरे कोई पर्सनल इश्यूज नहीं है यहाँ पर किसी के साथ, मैं ओके। सिर्फ आवाम के लिए ही आई हूँ। लोगों ने आकर बताए हैं, लोगों के पास मैं गई हूँ, उनसे बातचीत की हूँ, और लोग आते हैं अपने इश्यूज लेकर। जो काम वहाँ से नहीं होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर जो है, जैसे मैंने बोली एज ए सोशल वर्कर है, तो उनके पास आते हैं एंड वी हेल्प देम, और हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं और करेंगे। तो लोग आए हैं इश्यूज लेकर, तब हमने उसके उनके इश्यूज सॉल्व किए। जो उनके पास से, जो सिटिंग कॉर्पोरेटर एज यू टोल्ड कि उनके पास से वो काम नहीं हुआ है, आज जाओ, कल आओ, परसों आओ, तरसों आओ, आज बॉस नहीं है, कल बॉस नहीं है। तो उस वजह से मैं उतरी हूँ कि जब अवेलेबिलिटी है ही नहीं सिटिंग कॉर्पोरेटर्स की यहाँ पर, तो फिर उनका फायदा ही क्या है। तो आपको लगता है कि बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप यंग हो एकदम, हाँ, और राबड़ी के मुद्दे काफ़ी पुराने और काफ़ी बड़े हैं, बड़े। तो आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है डेफिनेटली, बिकॉज आपकी एज कम है। हाँ, तो इस कम उम्र में और इस कम एक्सपीरियंस के साथ आप राबड़ी जैसे एरिया को बदल सकते हो? मेरे फादर का बिग सपोर्ट है मेरे साथ में। मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी है, बट उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, बिकॉज 25 to 30 ईयर्स मैटर्स अ लॉट। एक्सपीरियंस ये बहुत ज़्यादा है। जैसे वक्त बदलेगा, एक्सपीरियंस तो खुद ब खुद आते रहेगा, बिकॉज गो थ्रू होएगा वो चीज़ों से, तो एक्सपीरियंस मिलेगा। और मैं रेडी हूँ हर एक इश्यूज़ को अपने ऊपर लेके उसको सॉल्व करने के लिए, लोगों के लिए। तो जैसे आपने फादर की बात कही आपके, तो 2017 से 2026 तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ, राइट? इतना हाँ, बड़ा गैप रहा। हाँ, तो मैं ये समझना चाहूँगा और इवन ऑडियंस से समझना चाहिए कि लास्ट 3 इयर्स में आप लोगों ने ऐसा क्या काम किया जिससे लोगों को भरोसा है कि अलीशा को हमें वोट देना चाहिए, भले एज कम है, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन हमें एक चांस देना चाहिए। ऐसे 2 या 3 काम अगर आप बता सकें तो लोगों को भरोसा जैसे मैं आएगी। आपको बताऊं कि कोविड जैसे टफ टाइम में हम्म, मैं और मेरे फादर, हम लोग दोनों ग्राउंड लेवल पे उतरे थे। हम्म, मेडिकल कैंप से लेके, हम्म, मेडिसिन प्रोवाइड करने से लेके, सीनियर सिटीजन से लेके, यंग स्टूडेंट से लेके, हर किसी के लिए, फैमिली, डोर टू डोर राशन डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मास डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, और हम्म, उसके बाद भी जैसे कि स्कूल फीसेस एंड ऑल स्टूडेंट्स की जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे राबोड़ी में आज भी ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल स्कूल की फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो सिटिंग कॉर्पोरेटर्स है, जैसे कि ये एक, हर किसी से आप जाकर अगर पर्सनली भी आप पूछोगे ना, तो 3000 4000 एक कॉर्पोरेटर के लिए बड़ी बात नहीं है, वो बहुत छोटी बात है। बट उसके लिए भी ऐसे ऐसे जवाब सुनने मिलते हैं ना, जो लोग आते हैं ना हमारे पास, वो बताते हैं कि जब उसको, बच्चे को पढ़ना है, परसेंटेज कम है, जब उसका परसेंटेज कम है तो पढ़ा क्यों रहे? जब फीस भरने की हिम्मत नहीं है तो पढ़ा क्यों रहे? पैदा क्यों किए जब तुम पढ़ा नहीं सकते? तो ये सब जवाब मिले, ऐसे लोग हमारे पास लिटरली आए एंड वी हेल्प देम। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है सब अल्लाह का दिया हुआ है। तो मैं इसमें थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा अलीशा के, एक कॉरपोरेटर का ड्यूटी वो लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुलझाना नहीं है। यस। जैसे हमारे सर्वे में पिछले 8 साल से जितना हम काम कर रहे हैं, 2017 से, हमने सिटिंग कॉर्पोरेटर से भी बात की है और बाकी के लोगों से भी बात की है। जब भी हम कोई चीज़ लेके जाते हैं सुलझाने के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर ठीक करने के लिए, हमें यही आंसर मिलते हैं कि एज अ कॉरपोरेटर जब मुझे कॉरपोरेटर का काम करने ही नहीं दिया जाएगा, अब मैं सिर्फ लोगों के पर्सनल इश्यूज ही सॉल्व करते रहूँगा, चाहे वो कोई भी इश्यूज हो, फीस का इशू हो, घर का इशू हो, तो मैं अपने काम कब करूँगा? तो क्या आपको लगता है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें अपने पर्सनल प्रॉब्लम कॉरपोरेटर्स के पास लेके जाने चाहिए और पर्सनल लेवल पे उनको सॉल्व करवाने चाहिए और ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो कॉरपोरेटर का भी काम करें? आपको ऐसा लगता है कि दोनों काम नहीं, कॉरपोरेटर को मेरा करना ये चाहिए? कहना है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, वो आपके पास आ रहा है हेल्प के लिए, ठीक है, और वो अपने बच्चे का फ्यूचर के लिए आपके पास आ रहा है, ठीक है।
वो कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को राशन भर के दो, वो कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि बार बार आके, वो अपने बच्चे के फ्यूचर की हेल्प के लिए आपके पास आ रहा है। आप पब्लिक में आपको सब चुना है तो आपको उनका काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बार बार उनके पर्सनल इश्यूज पे ही जाओ, आप कॉर्पोरेशन का काम मत करो, लेकिन आपने फिर डेवलपमेंट भी क्या किए, आप अवेलेबल कब हुए पब्लिक के लिए। मैं ये नहीं, सिर्फ ये मेरा इशू नहीं, आप पब्लिक से भी अगर आप पर्सनली जाके पूछोगे कि वो मिले हैं क्या आपको चारों में से। तो आपने ये सारे मुद्दे कभी हाईलाइट किए, उठाए हैं कि जैसे फीस का मामला आपने लिया कि गरीब फीस नहीं भर पा रहा है, तो कभी आपने ऐसे मुद्दे उठाए कि राबड़ी में फीस को लेके या स्कूल्स को लेके अच्छी स्कूल्स होनी चाहिए जिसमें अच्छे सहूलतें हों कम पैसों में, या एक इंग्लिश स्कूल जैसी फैसिलिटीज़ हो कम पैसों में ताकि गरीब भी पढ़ सके, ऐसे मुद्दे कभी आप लोगों ने उठाए हैं सिटिंग कॉरपोरेटर से या जो भी पावर में रहा है पिछले 8 सालों में? नहीं, मैंने मैंने नहीं उठाई हुई है। कॉर्पोरेटर्स तो अवेलेबल रहते नहीं है, बड़े लोग हैं, मिलते तो नहीं है हम आम इंसान से ऐसे ही डायरेक्ट। हमारा दूसरा सेक्शन जो है वो इसी पे है कि अलीशा अपने मैनिफेस्टो में किस तरीके से एक 6 साल के बच्चे से लेके 50 साल का जो एक सिटीजन है उन सारे ग्रुप्स के लिए किस तरह की प्रिपरेशन है आपकी। जैसे एग्जांपल मैं स्पेसिफिक पूछूं तो जो 6 से 15 साल के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो, और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देखती हैं इस एज ग्रुप में? ये जो एज ग्रुप रहता है ये मोस्टली अपना बचपन का ही रहता है, तो उन लोगों को ज़्यादातर खेलने का ही रहता है, नॉट रहता है। हमारे राबोरी में एक अच्छा गार्डन नहीं है बच्चों को खेलने की। और रही बात एजुकेशन की, उन लोगों को वो जो एज रहती है, वो जो 6 to 15 यू सेड, या वो एज में बच्चों को ज़्यादातर खेलने का रहता है ना, खेलने कूदने का उन लोगों का वो दिन रहता है। ये प्लेग्राउंड रहना चाहिए बच्चों के लिए, और सारी स्किल्स एक्टिविटीज़ जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट एंड ऑल। तो राबड़ी में किस तरीके से सब चीज़ें आएंगी? आपने ऐसा कुछ प्लान किया है, सोचा है कि किस तरीके से राबड़ी में एक प्लेग्राउंड लाया जाएगा या एक अच्छी स्कूल लाई जाएगी ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो सिर्फ म्यूनसिपाल्टी मराठी स्कूल या आइडियल पे बोझ ना बने, उनको एक सारी फैसिलिटी अच्छी फैसिलिटी एक स्कूल जो जैसे सिंगानिया हो गई हाँ। या जैसे सरस्वती हो गई कम पैसों में सारी फैसिलिटीज़ इन बच्चों को भी दी जाए, तो ऐसा कुछ प्लान किया है आप लोगों नहीं, सब पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये बारे में सोचे है कि हम लोग करेंगे आगे जाके, अगर हम लोगों को आवाम मौका देती है। पावर में आने के बाद एवरीथिंग इज अबाउट पावर, यू नीड पावर फॉर दिस। ने? ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह चाहता है, अगर हम लोग ये चीज़ में, हम लोग अगर पावर में आते हैं तो डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दिस। अगर मैं एज वाइज आगे बढ़ूँ तो जो 16 से 25 साल की एज है ऑलमोस्ट आप भी उसी में आती है, हाँ, आपको क्या लगता है कि इनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर? यंग यूथ है जो ड्रग्स से एडिक्ट होते जा रही है। हमारे राबोरी में ये आम हो रहा है बच्चों के बीच में। उन लोगों को एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में डालना है, फैसिलिटीज देनी है, एजुकेशन से रिलेटेड उन लोगों को नॉलेज देना है हमें। जैसे कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स रहते हैं, उस पर करियर गाइडेंस प्रोग्राम्स रखने हैं और उनको गाइड भी करना है, जैसे नीट हो गया, सीईटी हो गया, और भी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम। इंशाल्लाह अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो विल डेफिनेटली आवाम के जो हमारी जनरेशन है उनके लिए हम लोग ये वर्क करेंगे कि उन लोगों को जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए अप्रोच करेंगे हर एक स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर के हम लोग ये प्रोग्राम हेल्प कर रहे हैं कि, और फॉर्म्स फिलअप करने से पूरा गाइडेंस स्टडी तक का इंशाल्लाह हम लोग करेंगे उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो फ्री टाइम में जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं या जो ड्रग्स से एडिक्ट हो रहे हैं उनको सही पार्ट पे लेके आके उन लोगों को बताए कि तुम्हारा फ्यूचर अभी यहाँ है, तुम यहाँ पर मेहनत करो तो तुम आगे जाके ये सब कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है ये जो जैसे आपने ड्रग्स की बात की, बच्चे क्यों इस तरफ मुड़ रहे हैं कि ड्रग्स के आदी बनते जा रहे हैं? हम लोग बच्चों को लगता है कि हम अपनी मनमानी करेंगे, हम घर में नहीं, क्या हम बड़े हो गए हैं अभी, वो लोग ये सोचते हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे वेरियस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड ऑल करने पड़ेंगे, तो ये जिससे हम सिटिंग पावर में जो है वो ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं अगर ये इतना आसान है legal उन्होंने से? ट्राई भी तो नहीं किया। आप तो आपको राबड़ी ऐसा में लगता है कि हाँ, उन्होंने उन्होंने कोशिश तो नहीं कोशिश की? भी नहीं की है ना। क्या किया उन्होंने, कोशिश की? कोशिश भी नहीं की उन्होंने। ये तो जानती है, आवाम भी जानती है, सब जानते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कोशिश की? उन्होंने तो कुछ भी कोशिश नहीं की है यहाँ पर। क्या करियर गाइडेंस किए, कौन सा उन्होंने जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कौन सा उन्होंने प्रोग्राम हेल्प किया या गाइडेंस किया? उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आगे बढ़ते हुए जो यहाँ का मेन जो एक एज ग्रुप है वर्किंग प्रोफेशनल्स हाँ, जो जॉब पे जाते हैं 25 से 40 के आसपास, राइट? राबड़ी में बहुत सारा अच्छा टैलेंट है, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। जॉब नहीं।
या जिनके पास जॉब है उनको सिक्योरिटी नहीं है कि मेरा जॉब रहेगा नहीं रहेगा, मैं अपने आप को कैसे अपस्किल करूँ ताकि मेरा जॉब रहे, उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? स्किल्स है लेकिन जॉब की कमी है। तो हमारा मोटो ये रहेगा उसके अंदर कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतने जॉब फैसिलिटीज़ हमारे आवाम के लिए, लोगों के लिए रामोड़ी में लाए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़े और अपना जो भी अपने स्किल्स है, जो भी उनके टैलेंट्स है, उसको वो प्रॉपर तरीके से यूज़ करें कि वो दूसरे इसमें जाने से अच्छा उनको फील हो कि हमने अगर ये चीज़ करें, जो हमारा टैलेंट है वो हम सही जगह पे यूज़ करें। तो इस पर भी हमारा फुल फोकस रहेगा। पर आप कैसे लाएंगे यहाँ पे जॉब? हम लोग 1 to 1 जाएंगे, देखेंगे, अप्रोच करेंगे कंपनीज को, सबको टैलेंट के हिसाब से, जिस जैसा जिसके पास जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटीज है, तो जो कर सकता है, तो डेफिनेटली हम लोग वैसे जाएंगे और अप्रोच करेंगे। लाएंगे, लाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, तो हम करेंगे। तो यहाँ पे जो वुमेन्स हमारा 18 से 50 साल की जो एज का एक वुमन का तबका है, तो यहाँ की औरतों को हमने या यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो सिटिंग पावर है, उन्होंने सिर्फ उनको स्कीमों के नीचे दबा दिया है कि एक लाडली बहन की स्कीम ला के दे दिया है तो आपको 1500 आएंगे, फिर और कोई हैंडीकैप स्कीम आ गई तो आपको 15,000 रुपये आएंगे। तो औरतों को किसी ने कभी भी अपस्किल करने का काम नहीं किया, उनको सिर्फ दबा के रखा गया कि आप सिर्फ ये जो फ्री की स्कीमें हैं सिर्फ इसको इसी यूज पे करो। जिंदा रहो। आपकी क्या राय है कि वो घर में जो औरत बैठी है उसको कैसे अपस्किल किया जाए ताकि वो अपने पति का साथ दे और कमाए, घर में बैठे और अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करे या पति की हेल्प करे? तो जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, जो घर में बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं, उनके लिए वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट कि उनको घर बैठे हम कुछ काम दें उनके स्किल्स के हिसाब से। जैसे बहुत सारे लिटरेट भी है, इलिटरेट भी है, तो उन दोनों के लिए जैसे वर्क फ्रॉम होम हम प्रोवाइड करें। पर इसके लिए लगता है अलीशा कि पावर की ज़रूरत है। समझे एग्जाम्पल, किसी वजह से आप ये इलेक्शन नहीं जीत पाते हो, हाँ। तो आप इन सारे लोगों के लिए काम करना शुरू रखोगे, जारी करोगे, नहीं, या मेरे फादर करते आ रहे हैं अवाम के लिए खिदमत, और मैं उनकी खिदमत करते रहूँगी। ये चीज़ को मैं आगे लेकर जाऊँगी। आज मैं लॉ कंप्लीट की, मैंने क्यों की? मैंने आवाम के लिए की, मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं की। मेरे फादर का एक ही मोटो है कि मेरी 2 बहनें हैं, वो डॉक्टर हैं और अच्छा, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर ने हम लोगों को जब जब हमारे दिमाग में ये ड्रीम डाले कि बेटा तुम्हें ये करना है, तो उन्होंने ये भी डाले कि तुम्हें क्यों करना है। तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा सेक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक स्पेसेस पे है, जिसमें मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है कम्युनिटी सेंटर, कि किसी के घर में शादी है, किसी एक चला जो चौल में रहता है गरीब, उसके घर में शादी है और उसको मेहमान को कहीं तो रुकाना है, तो कहाँ पे रुका पाएगा वो मेहमान को? उसके पास तो घर नहीं है, घर नहीं। होटल तो खरीद नहीं सकता, होटल के रूम्स वगैरह। ऑफर्ड। तो राबड़ी में ऐसे जगह कहाँ है जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए? सेकंड चीज़, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, बच्चे या महिलाएं आके बैठे और एक लोगों के साथ में बातचीत की जाए ताकि उनका भी दिल डायरेक्ट टू बहले। डायरेक्ट। या तो आपके क्या राय है? अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। करने वाला चाहिए, करने वाली चाहिए। राबड़ी बात है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने बार बार ये बोला है कि करना चाहो तो कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? उनके पास टाइम तो रहना चाहिए पावर आवाम नहीं है, के लिए। पैसे नहीं है, पैसे तो जेब से जाते नहीं, वो तो फंड से आते हैं। हाँ, फंड से आते हैं। पावर भी सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्या वजह है कि राबड़ी आज भी वही है जो पिछले 8 सालों 10 सालों पहले जैसी थी? क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लोगों का फायदा कहाँ देख रहे हैं। 25 साल 20 साल भी नहीं, 25 साल से जहाँ राबड़ी थी, आज भी वही करे। राबड़ी जो सिटिंग कॉर्पोरेटर चाह रहे, राबड़ी को चलाने वाला राबड़ी में रहना भी चाहिए ना। और उसको पता तो चलना चाहिए कि हम लोग कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? 48,000 लोग हैं इस एरिया में। डर। एक 48,000 लोगों को डर है किस बात का? खोने के लिए क्या है? खोने के लिए डर। क्या है लोगों के पास? यहाँ पे तो कोई अंबानी जो या आवाज अडानी है। उठाता है उसकी आवाज दब जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं हाँ, मिली हूँ। या ऐसे आपका हाँ, अजम्पशन नहीं, है? ऐसे लोग हैं, हम सामने नहीं आ सकते बट हम बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं बोलने वाले। तो 48,000 की जनता के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने हक की डिमांड कर सके, आप ऐसा बोल रहे हो? हक की डिमांड करने वाले हैं, बहुत है, हम्म। बस सामने आने वाले लोग नहीं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि राबड़ी में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी या पता नहीं है, जिसपे हमने देखा है कि लोग घर की सब्जी तरकारी काटते हैं,
तो आपको क्या लगता है, आप अगर सिटिंग पावर में आओगे तो ये लाइब्रेरी ऐसी चीज जो इस एरिया के लिए इतनी जरूरी है, उसके लिए आपके क्या प्लान है, किस तरह सोचते हो? एक लाइब्रेरी डेफिनेटली होना ज़रूरी है जहाँ पर सिर्फ बच्चे और जो पढ़ने पढ़ने के लिए जिसको स्पेस चाहिए वो आए, अपना काम करे, पढ़े, ना कि भाजी तरकारी आके बैठ के काटे। तो इसके लिए तो स्ट्रिक्ट रूल्स रहने चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी पर्पज से ही आना चाहिए, ना कि कोई दूसरे इश्यूज लेकर या दूसरे काम करने के लिए आए। तो डेफिनेटली आप हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स। कोई सडन इमरजेंसी आ जाए, एग्जाम्पल किसी को अटैक आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, सीरियस एक्सीडेंट, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक इतनी सारी दुश्वारियां आती हैं क्योंकि दूर हॉस्पिटल्स। तो अगर कोई एक ऐसा छोटा सिस्टम एरिया में बनाया जाए इमरजेंसी के हिसाब से कि एटलीस्ट उतने वक्त तक वो बंदा जी ले और उसके बाद वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए, ऐसा हमारे राबड़ी में है नहीं। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ? सबसे मेन इश्यू है ये, हॉस्पिटल रहना बहुत ज़रूरी है हमारे रायपुर में। जैसे आपने बोले एक्सीडेंट का इशू है या किसी नॉर्मल को कुछ अटैक आ जाए? चोट का इशू है। एक हॉस्पिटल था, मेटर्निटी एक हॉस्पिटल था जो बंद क्या हो हुआ गया। उसका? बंद हो गया वो क्यों बंद हो गया? हॉस्पिटल, नहीं चला अब। मतलब लोग नहीं जा कॉस्ट रहे थे? कॉस्ट इफेक्टिव है वो, बहुत ज़्यादा सॉरी कॉस्टली है वो हॉस्पिटल, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो बंद हो गया है वो। बंद हो गया वो, इतना महंगा था, कौन अफोर्ड करेगा वो। तो ऐसा हॉस्पिटल आना चाहिए जो बजट फ्रेंडली रहे, है ना, क्योंकि ये सब के लिए तो फंड से पैसा आता है, जेब से तो जाता नहीं है करेक्ट है, कॉर्पोरेट। जेब से तो जाता नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेटर्निटी इमरजेंसी में रात बेरात को अगर वुमेन को ज़रूरत पड़ी तो वो जाए तक, वो कहाँ जाएगा इतना दूर। तो राबोड़ी में एक ज़रूरी है ये चीज़। तो हमारा लास्ट सेक्शन है एक्सेस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें पहला सवाल ये कि अगर आप इन जीतती तो 6 महीने में ऐसे कौन से 3 काम होंगे जिसकी आप बुनियाद रखना चाहोगे? सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको बोली, एंट्रेंस एग्जाम्स एंड ऑल, जो स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस एंड ऑल का इशू है। स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं वो करूँगी। उसके बाद में हॉस्पिटल पे मैं वर्क करूँगी, जैसे मैंने आपको बोली मेटर्निटी हॉस्पिटल्स एंड ऑल, वो हो गया हमारा सेकेंड इशू। क्लस्टर सबसे बड़ा इशू है हमारे राबोड़ी में, जो आया था 5 years अगो। क्लस्टर आया था राबोड़ी में, तो आप जिस क्लस्टर, पे मैंने स्टडी की थी क्लस्टर पे, मैं आपको बता दी हूँ। तो आप जिसको क्लस्टर के अगेंस्ट में हैं या आप चाहते हैं क्लस्टर आए? मैं डेवलपमेंट चाहती हूँ, लेकिन लीगल वे में चाहती हूँ, ओके। इलीगल वे में नहीं चाहती हूँ। जब क्लस्टर इंट्रोड्यूस हुआ था राबोड़ी में, तो लीगल वे से काम नहीं करा जा रहा था। टैक्सेस जो लगे घर को, तो वो 2002 के पहले के जो टैक्सेस है वो है। 2002 के बाद में जो टैक्स लगाने की बात हुई, ये कहा गया था कि इसके बाद के टैक्सेस हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। सेकेंडली, हम लीगल प्रोसीजर में हमने ये बात रखी थी सामने कि रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी तरीके से लीगल प्रोसेस होगा, तो उसमें भी डिसएग्रीमेंट हुआ था कि हम लीगली नहीं करेंगे। थर्ड चीज़ ये रखी गई थी सामने कि हम जहाँ रहे हैं, ठीक है, जब ये क्लस्टर में जा रहा है तो हमको रिटर्न वहीं पर चाहिए। इस पर भी डिसएग्रीमेंट हुआ था कि जहाँ आप रह रहे, हम ये वादा नहीं करेंगे कि हम वहीं पर आपको प्रोवाइड करेंगे आपका खुद का घर, जो भी। थर्ड चीज़ इसमें ये हुआ था कि अग्रीमेंट बनेगा 35 years तक का, इसके बाद में हम लोग खुद अपने घर के भाड़ोत्री बन जाएंगे। तो हमने इतनी मेहनत से जब हमारा घर बनाया है तो सिर्फ 35 साल के लिए बनाया है। हमारी जो जनरेशन जो आगे आएगी, उनको ये छोड़ेंगे कि हमने जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए क्या रखे, कुछ भी नहीं रखे। तो मैं चाहती हूँ डेवलपमेंट हो राबोड़ी में, ठीक है, लेकिन लीगल प्रोसेस। क्लस्टर जब डेवलपमेंट आता है, जितना हमने अलग अलग एरियाज में देखे हैं और सिटीज़ में देखे हैं, तो क्लस्टर का मकसद ये होता है कि उस एरिया को एक डेवलप सिटी ऐसा बनाया जाए, राइट, यहाँ पे रोड चौड़े हो, चीज़ें की सुविधाएं सब कुछ हो, बस निकल सके। तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं लोगों को हटाया जाएगा, तो उनको वही जगह मिलेगी ऐसा तो पॉसिबल बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल है। आई टोटली अग्री विद दैट, बट व्हाट अबाउट 35 years? उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? वो हमारे खुद के घर का हम भाड़ा भरेंगे। तो आप अगर जीतते हो तो आप इस पर काम करोगे? हाँ डेफिनेटली, और मैं सेकेंडली मैं ये बताऊंगी कि मैं लीगल तरीके से काम करूँगी। मेरा सेकेंड लास्ट सवाल है कि अगर आप जीतते हो तो आप किस तरीके से मेक श्योर करोगे कि जो फंड आपको आ रहा है गवर्नमेंट से, वो आपने कहाँ यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, ट्रांसपेरेंसी कैसे रखोगे लोगों के सामने, जो आज तक राबड़ी के इतिहास में कभी नहीं हुआ? अगर एक कॉर्पोरेटर है तो उसका डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट रहना चाहिए आवाम के साथ में, ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। अगर वो कुछ कर रहा है, वो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है फंड, जैसे आपने बोले,
तो वो अवेयरनेस रहनी चाहिए पब्लिक के सामने कि भाई मैंने इतना फंड लाया हूँ और मैं इस पर यहाँ ये काम कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट कांटेक्ट रखूंगी आवाम के साथ में। तो आपको लगता है इतना आसान है ये ट्रांसपेरेंसी रखना? आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि पावर में आने के बाद पावर के साथ पैसा भी बहुत आता है, राइट? तो ये अगर इतना आसान होता तो जो लोग पावर में है वो भी करते, या हमको भी करना चाहिए था। बट ये नहीं करना चाहिए था। हमारा आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का, कि मैं ये चाहता हूँ कि आप जनता को ये बताएं कि आपको क्यों चुनना चाहिए अगेंस्ट, जो आपके अगेंस्ट में सारे लोग खड़े हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी है, उसमें से एक ऑलमोस्ट सिटिंग पावर में रह चुकी हैं, तो आपको लोग क्यों चुने? मैं चाहता हूँ कि आप कैमरे की तरफ देख के वो लोगों को बताएं कि आपको क्यों चुनना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि मेरा चेहरा आवाम के लिए भले ही नया है लेकिन मेरे फादर का चेहरा जो है वो नया नहीं है। 25 ईयर से ज़्यादा मेरे फादर सोशल वर्क कर रहे हैं आवाम के साथ में और इंशाल्लाह वो काम को मैं भी आगे लेके जाऊँगी। चुनने की बात ये है, पावर की बात ये है कि जब इंसान के पास पावर आता है तो वो बेटर तरीके से लोगों के सामने आता है, बेटर तरीके से उनकी खिदमत करता है और मैं ये करूँगी इंशाल्लाह। और जो इश्यूज़ है, सबसे मेन इशू अगर आप यहाँ पे, मैं आपको एक बता दूँ क्रांति नगर का, वहाँ पे पीने का पानी भी आवाम के लिए पता है आपको कि गटर का पानी पीने के लिए आ रहा है। ये पर्सनली मैंने विजिट की हूँ, ये पर्सनली मैंने देखी हूँ, मुझे दिखाया गया है। ये चेंजेस करना है, गटर फ्लो हो रही है, ड्रेनेजेस फ्लो ओवरफ्लो हो रहे हैं। पानी का इशू राबड़ी में इतना हो गया है ना कि 6-7 साल से इतनी सी भी जरी भी बारिश हो रही है ना, पूरी राबड़ी पानी में डूब जा रही है। ये क्यों हो रहा है? इस पे 6 साल से हो रहा है ना, अब ऐसा भी नहीं कि 3-6 महीने से ये चीज़ हो रही है, 6 साल से हो रहा है, इस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सारे इश्यूज जो मेरे आवाम के हैं, मैं उसको उस पर काम करूंगी। जो भी उनकी इश्यूज है, लोकल इश्यूज है या जो भी इश्यूज है, मैं उस पर काम करूंगी। सो अलीशा, इंटरव्यू यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुले दिल से राबड़ी के सारे इश्यूज़ पे और सवालों का जवाब दिया। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हम राबड़ी जनमन से इसी तरह सारे कैंडिडेट से उनकी सोच, प्रायोरिटीज़ और अप्रोच को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि आप लोगों को किसको चुनना है। अगले 5 सालों के लिए राबड़ी को डेवलप करते हुए देखना है तो किसके साथ देखना है। बस इसी नोट पे मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि राबड़ी का जो मुस्तकबिल है सिर्फ वादों से नहीं, अच्छी सोच और प्लानिंग से तय होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। मैं नफीस खान, उम्मीद से।